Hello and welcome for the third lecture of gas chromatography. Myself, Professor Andy Pupate, and I'm from Sudhakar Naik Institute of Pharmacy, Pusat. So, in this lecture, up till now, in the case of just a small overlook on second part of the gas chromatography. So, in the case of that gas chromatography, we have studied about the introductory part where the what is the role of this one separation क्यों करते हैं thermostable volatile component हम उसका separation करते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा था बाद में हमने प्रिंसिपल ही पढ़ा तो प्रिंसिपल में हमने टू टाइप्स हमने उसमें स्टडी किए गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अगर गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी अगर हम उसको बोलेंगे दैट इज एडजॉर्प्शन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अगर हम उसको बोलेंगे तो दैट इज एन पार्टीशन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी सो उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं कंपोनेंट का सेपरेशन करते हैं so that is an gas chromatography part then we not only just study on that part then principally कि अगर हम जस्ट दो वर्ड ही याद रखने हैं जब हम एड्जॉर्प्शन बोलेंगे तो एड्जॉर्ब होते हैं सर के तरफ और अपनेटी के बेस पे हम उसका सेपरेशन करते हैं जब हम क्या बोलेंगे एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन के बेसिस पे क्या बोलेंगे हम इट रिलेटेड विद द सॉल्युबिलिटीज ओके सो दो वर्ड आपको याद रखने हैं कि सॉल्युबिलिटी जिसकी ज़्यादा रहेगी वो स्लो मूवमेंट करेगा जिसकी कम रहेगी वो क्या होगा थोड़ा फास्टली मूव करेगा और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट के बेस पे हम क्या करेंगे उसका सेपरेशन करेंगे ओके सो दैट थिंग वी हैव स्टडी इन द प्रिंसिपल और उसके ऊपर हमने प्रिंसिपली फिर उसका सेपरेशन करके फिर कंपोनेंट का हम एनालिसिस करते हैं सो that part of the principle that we have studied and then we have studied about the instrumentation directly instrument because theory part we studied in the gas chromatography 1 basic part we have studied in the theory part so आपने theory study कर लिया है तो सीधे principal theory and instrumentation so in the case of instrumentation every time we study about the radiation source radiation pass होते but chromatography में here in the case of gas chromatography whatever the uh, use or the carrier gas that we are using that must be inert carrier gas we are using in the case of this one okay so here is the requirement of an carrier gas must be cheaper one inexpensive one uh, thermally stable one and inflammable means फ्लेमेबल नहीं होने चाहिए तो ऐसे काइंड के हमें क्या करने पड़ते हैं रेफर करने पड़ते हैं what with the carrier gas in the case of this one we are classified into four types that is hydrogen helium nitrogen and air these are the four type of an we can say carrier gas that we are using in the case of this one okay and we are differentiate on the basis of the that particular chart हमने उसमें स्टार्ट भी स्टडी किया था और उसके ऊपर हाइड्रोजन हेलियम नाइट्रोजन इज द बेस्ट प्रिफरेबल बिकॉज इट इज एन इनर्ट cheaper one doesn't react with it and lead and ये फ्लेमेबल भी नहीं है सो मोस्टली बाकी के रिएक्टिव होते हैं तो कुछ फ्लेमेबल होते हैं कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट होते फिर एक्सप्लोजिव बनते हैं ओके सो that thing we have to remember so that we have studied different types of the carrier gas okay then after the carrier gas that passes then there is a flow regulator where we maintain the flow of the gas and after the regulation of the flow then it passes means gases get passed from this one it goes towards the particular valves through which there is an inlet system of the samples तो सैंपल इंजेक्शन सिस्टम से हम क्या करते हैं सैंपल इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं सो वट एवर द काइंड ऑफ द सैंपल्स दैट वी हैव इंट्रोड्यूस और इनलेट जनरली डन बाय द नीडल्स हम इसमें नीडल यूज करते हैं एंड दैट इज पासिंग फ्रॉम द सेप्टम्स हमने सेप्टम के थ्रू इसको पास किया था विच इज एक्ट एज अ सेल्फ सीलिंग सिलिकॉन रबर सेप्टम्स जो खुद को ही सील करता है आफ्टर सैम्पलिंग ठीक है और उसके बाद वेपरेशन चेंबर के अंदर उसका वेपरेशन कन्वर्ट होता है तो कभी भी सैंपल को पहले वेपर करते हैं वेपर में कन्वर्ट करते हैं और फिर जाके हम उसको कैरियर गैस के अंदर पास करते हैं और कैरियर गैस के अंदर पास होने के बाद देन इट गोज टूवर्ड्स द कॉलम okay so that is the role we have studied and then in the case of the columns there are the various kinds of column that we have studied that is the pack columns open tubular column and subcoated open tubular columns okay so in the case of pack columns generally
that are the diameter उनकी ज़्यादा थी. Okay, stainless steel वगैरह सबसे बनते हैं. Then there is an might be two types, solid और liquid भी है उसमें. सॉलिड रहेगा तो पॉलीमर सीधे हमने सेट किए हैं. लिक्विड तो है तो उसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर उनकी कोटिंग रहेगी लिक्विड की, और थिन फिल्म उसमें फॉर्म करेंगे और उसके ऊपर हम उसका स्टडी करते हैं. तो उसके अंदर हम स्टडी करते हैं मीन्स और उसमें से हम सैंपल पास करके फिर उसका सैंपल का सेपरेशन करने लगते हैं. तो अब उसमें भी पॉलीमर जो है ड्रिप नहीं पास होना चाहिए, बेस लाइन नहीं होना चाहिए. दैट वी हैव स्टडीड इन द केस ऑफ दिस वन. और उसके बाद हमने स्टडी किया था कि दैट थिंग मीन्स आफ्टर दैट वी हैव स्टडी अबाउट द uh, that open tubular column. So here is the open tubular column. Generally internal थोड़ी सी क्लोज करते हैं हम लाइनिंग के अंदर, बट क्या होता है कि ओपन ट्यूबुलर कॉलम इज ओपन सो इजीली गैस कैन फ्लो. और उनके दैट मे बी आप इंटरनल डायमीटर बहुत ही छोटी है लेकिन इनके लेंथ बहुत ज़्यादा है. दैट माइट बी फ्रॉम सेंटीमीटर मीन्स फ्रॉम 30 to 90 meters. Also what is the capillary column? Okay, उसको हम कैपिलरी कॉलम भी हम उसको बोलते हैं. Okay, so in the case of this one there is a separation takes place in which the internal diameter is very small of the adsorbent, और उसके अंदर भी ओपन रहता है. might be of various types of the uh, column that we have studied. In the case of this one, uh, okay, so that is an open tubular column, and then we study about the support coated open tubular column. So there is a coating of the support is there. Might be there are various types of the open tubular column that we have studied. Wall coated open tubular columns, support coated open tubular columns, and fused silica open tubular columns. Okay, so fused silica is the nowadays we are preferring where the fused silica is used in the case of this one. Nowadays these are the kind of the columns that we are using for to the separation of the component. And then there is an what are the kinds of the stationary phase that we are means the adsorbent कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इसके बारे में हमने स्टडी किया था. इनर्ट होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव, थर्मल स्टेबल, ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड. As well as not only just solid, we are using the liquid layer also. So that thing we have studied in the case of that gas chromatography 2. Now in the case of gas chromatography 3, we have to study about the various kinds of detector that we are used in gas chromatography. So in the case of this one, we have studied the in the case of this one, they are the objective. To we have to study about the different detector used in case of gas chromatography, and then column thermostat and oven temperature. So that is very important point. In the case of syllabus, they are using the column thermostat, but oven temperature is also very important in the case of this one. So जब भी टेम्परेचर की बात आएंगी तो हमें ये पूरा स्टडी करना है इस चीज़ में. सो केयरफुली ध्यान दो. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वी हैव टू बी cover wholly in the case of this one. So in the case of objective, we directly move toward detectors. Okay, so detector having a particular ideal characteristics. Okay, so ideal detector for gas chromatography having such a kind of the characteristics, that it is adequate sensitive, it must be sensitive होना चाहिए, must be good stability and reproducibility. So ये good stability होना चाहिए, and it must be reproducible. Result इसमें reproducible देना चाहिए. A linear response to solute that extend over several orders of magnitude. It gives a linear response to solute that extend over several orders of the magnitude. A temperature range from room temperature to at least 400 degrees Celsius. Okay, so temperature क्या होता है? Range from room temperature means at normal room temperature to at least 400 degrees Celsius that we can study. A short response time that is independent of flow rate. Okay, अगर short response time that is independent of the flow rate. Then high reliability and ease of use. They are highly reliable होते हैं, ease of use, and similarity in response towards all solutes. Okay, response हर solute को देता है, all solutes, or a highly selective response towards one or more class of solutes. Might be gives the one or more class को भी ये result देता है, and it is a non-destructive of samples. Might be some technique are destructive like flame. Okay, NP. These are the types of the techniques where the sample जैसे हम burn करते हैं तो this is a destructive, but some of the techniques are non-destructive also there. Okay, so that thing we have to be study. So one by one, there are the various types of detectors are there. So 1, 2, 3, 4, 5.
6. These are the types of detectors. That is the thermal conductivity detector, which is related with the thermal means heat. Then flame, where we passes through the flame, and then there is an conversion. Okay. Then electron capture, where there is ionization takes place. Okay. So इसके अंदर ions produce होते हैं. Okay. Ions produce होते means what? जो निकेल है वो आयंस प्रोड्यूस करता है और दैट मिक्स विद द एनालाइट्स आयंस, और उनका मिक्स होके फिर थर्मली हीट कम होती है. थर्मियोनिक डिटेक्टर्स आर देयर दैट इज सिमिलर टू द flame detectors. Then flame photometric detectors are there. Okay. And finally there is atomic emission detector. So these are the different types of detector that we are using in the case of this. Okay. So move toward the first one, that is the flame ionization detector. So in the case of flame ionization detector, so simple, it is based on the electrical conductivity of the gas. Okay. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड है. जनरली इसके अंदर क्या है कि ऐसे एक आर्म है. ओके. तो ऐसा एक चेम्बर है, एक आर्म है और यहाँ पे एक आर्म है और यहाँ पे कैथोमीटर हमने इसके अंदर सेट किया है. ठीक है. तो क्या होता है, ये आर्म है और ये एक आर्म है. तो एक साइड पे हम कैरियर गैस पास करते हैं और एक कैरियर गैस और एनालाइट पास करते हैं. ओके. एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर गैस एक्ट्स एन इंसुलेटर. अब इस साइड पे है, ये एक साइड है और ये एक साइड है. ठीक है. ये पूरी की पूरी है, तो ये एक साइड हो गई आपके पास और ये एक साइड हो गई. तो इस साइड पे हम क्या करेंगे, कैरियर गैस विद एनालाइट पास करेंगे और इस साइड पे नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर और वो इंसुलेटर बोल के वर्क करेगा. इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है. ओके. सो इट बिकम कंडक्टिव इफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट. ये कब कंडक्टिव होगा? ओके. सो इन द केस ऑफ दिस वन, अब एक सबसे पहले हम स्टडी करें फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर. तो हम फ्लेम आयनाइजेशन में क्या करेंगे, एक इनलेट होगा, यहाँ से आपका कैरियर गैस इसके अंदर पास होगा. आई एम स्टडिंग अबाउट दिस वन इज डिफरेंट वन. हियर इज अ कैरियर गैस. यहाँ से आपको क्या होगा, गैस पास होगा. एक इनलेट होगा तो ऑक्सीजन पास होगा, हाइड्रोजन उसके अंदर से पास मीन्स फ्यूल और ऑक्सीजन हम इसके अंदर पास करेंगे और यहाँ पे जाके क्या होगा, बर्निंग होगा. फ्लेम ionization means what, there is a use of the flame. Okay. So electrical conductivity of the gases is there. Normal temperature and pressure gas act as an insulator. Normally become conductive if the ions of the electron are present. इसके अंदर अगर flame के अंदर ions कुछ produce रहेंगे then it become conductive. So in this condition the gas molecule themselves do not ionize. इसके अंदर क्या होगे, that gas molecule themselves do not ionize but change in the conductivity due to the presence of very small number of the ions. लेकिन इनकी कंडक्टिविटी चेंज होगी. कब चेंज होगी, जब उस कैरियर गैस के अंदर कौन से एनालाइट प्रेजेंट होंगे. देन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट नंबर ऑफ द एनालाइट्स कैन बी डिटेक्टेड. सो हाइड्रोजन इज एडेड विद द कैपिलरी जेट. हम इसके अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोजन इज एडेड थ्रू द कैपिलरी जेट. ठीक है. सो बिकॉज इट इज नॉट यूज एज अ कैरियर गैस, हम इसके अंदर कैरियर गैस बोल के नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं. सो हियर वी कैन पास द हाइड्रोजन. Okay. So from the other opening, there is a condition of the mobile phase with elute with mixed with the hydrogen. जब जाके इसके अंदर ऐसा ये होगा और ये क्या होगा, then it gets the mix. ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, mix. So from the other opening, there is a condition of mobile phase with the elute which mixed with the hydrogen goes upper side. ये दोनों भी अब यहाँ से इधर आ गया और ये यहाँ से इधर आ गया, क्या रहेगा, दोनों मिक्स होने लगे. So in the other opening, there is addition of the air oxygen. हम ऑक्सीजन और एयर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, एयर और द ऑक्सीजन. ये जाके यहाँ पे ये ऐसे यहाँ से इसके साथ मिक्स होगी. ठीक है. सो यहाँ से आपका क्या हो गया, एयर आने लगी है. ओके. सो अबव द फ्लेम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम जेट एक्ट्स एज द कैथोड. इसके ऊपर क्या है, एक प्लैटिनम हमने सेट किया है. अबव द फ्लेम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम जेट एक्ट्स एज अ कैथोड. एक कैथोड बोल के रोल करेगा. अब इस चीज में याद रखो, एनोड और कैथोड दोनों भी इस चीज में रहने वाले हैं. ठीक है. सो अभी इस चीज में हमने क्या स्टडी किया है कि बाबा ठीक है, एक फ्लेम है, इंसुलेटर बोल के एक्ट करता है जब इसमें कुछ भी पास नहीं है. अब ये एक्टिव कब होगा, कंडक्टिव कब होगा, जब इसके साथ एनालाइट पास करेंगे. अब यहाँ से एक ओपनिंग से हमने हाइड्रोजन पास किया, इस ओपनिंग से मोबाइल फेज और इल्यूट पास किया, दोनों मिक्स हो गए. देन अनदर ओपनिंग है, इस ओपनिंग से हमने एयर और ऑक्सीजन पास किया है जो कि इसके साथ मिक्स नहीं है, लेकिन एंड में यहाँ पे जाके फ्लेम के साथ मिक्स होने वाला है. ठीक है. एंड देन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग स्टार्टेड. ओके. तो इसके बाद फिर प्रोसेस ऑफ बर्निंग यहाँ पे स्टार्ट होगी.
ठीक है. देन दैट प्लैटिनम जेट कलेक्ट द सिग्नल्स. प्लैटिनम जेट दैट कैथोड जो है इसके ऊपर जो है दैट कलेक्टेड हुआ हियर, दैट कैथोड collect the signals. Okay, and whatever the signals are there, अब ये सिग्नलेशन डिफ्लेक्शन कितनी देगा, जितने अमाउंट ऑफ एनालाइट्स आर देयर, जितने ज्यादा एनालाइट्स रहेंगे उतने ज्यादा वो डिफ्लेक्शन देगा. सो व्हाट द सिग्नल्स और द डिफ्लेक्शन इज देयर इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द इल्यूट्स, जितने ज्यादा इल्यूट रहेगा. सो डिटेक्टर इज रिमार्केबली इंसेंसिटिव टू द presence of water vapors or air in the carrier gas. Okay, H2 वाटर वेपर और एयर इन द कैरियर गैस के ऊपर ये हाईली रिमार्केबली इंसेंसिटिव है. Okay, what a disadvantage is that? Okay, so but disadvantage is various one. Different response to different substances. It gives a different response to different substances are there. Another, it is an destructive technique. So sample it get completely destroyed. The detector is a response to all organic compound except the formic acid. Detector मोस्टली ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिजल्ट देता है, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा है, फॉर्मिक एसिड. रिस्पॉन्स इज ग्रेटर फॉर द हाइड्रोकार्बन्स. लेकिन क्या करता है, अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन्स है सो इट इज अ रिस्पॉन्स इट इज ग्रेटर फॉर द हाइड्रोकार्बन्स. क्यूब कंपाउंड्स डू नॉट डिटेक्ट इन एफआईडी. कुछ कंपाउंड है जो एफआईडी में डिटेक्ट नहीं होते. एग्जाम्पल H2O2 N2. ओके, सो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वाटर है, अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है. सो ये फ्यू ऑफ द कंपाउंड डू नॉट डिटेक्ट इन द केस ऑफ FID. ओके, फ्लेम डिटेक्टर में हम उसमें इसका स्टडी नहीं कर पाते हैं. सो दैट इज द थिंग्स अबाउट द फ्लेम ionization detector. I hope you are getting with the flame ionization detector. Okay, then move toward the next one. That is the thermal conductivity detector. That is the second type of detector. So thermal means heat, also called as the hot water detector or कैथ्रोमीटर. ओके, इस विस्टर्न ब्रिज के जैसे ही ये काम करता है. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज द हॉट वाटर डिटेक्टर और द कैथ्रोमीटर. सो इट इज एन वाइडली यूज डिटेक्टर. हम इसका यूज बहुत वाइडली करते हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट हीटेड बॉडी रेडिएट हीट. ओके, जो हम मैं थोड़ा सा गलती से लास्ट पॉइंट में हमने स्टडी किया था कि एक इधर एक बॉडी है, ठीक है, एक यहाँ पे एक ऐसे एक बॉडी है और इसके अंदर कैथ्रोमीटर हमने सेट किया है और इसके अंदर एक मेटल है, ये है वायरिंग, और इसके अंदर, और यहाँ से हमने गैस पास करते, कैरियर गैस इसके अंदर पास कर रहे थे, और विथ एनालाइट्स वी आर पासिंग इनटू दिस वन. कैरियर गैस विद द एनालाइट वी passes this, and here we pass the plain gas or plain carrier gas. Okay, so it consists of a two heated filament metals. अब एक फिलामेंट मेटल है और एक फिलामेंट मेटल है. So it consists of a two heated filament metal विच इज मेड ऑफ प्लैटिनम, गोल्ड और टंगस्टन. ये जो है एक तो प्लैटिनम से बनते हैं या प्लैटिनम, गोल्ड और टंगस्टन, हैविंग हाई कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस. उनमें क्या है, हाई कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस है. ओके, सो दिस टू वायर्स फ्रॉम टू अपोजिट आर्म्स, एक आर्म अलग है और एक आर्म अलग है, टू डिफरेंट अपोजिट आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है, हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का कैसा था या ऐसा था. ओके, सपोज दिस वन इज एन, ये एक आर्म, आपकी एक आर्म है और एक आपके पास एक आर्म है. दे आर द टू डिफरेंट आर्म्स आर देयर, ओके, विच आर कनेक्टेड टू दिस वन. सो हियर, सो हमने क्या किया है कि टू डिफरेंट दिस टू वायर्स ऑफ द अपोजिट आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. रेजिस्टेंस वायर मेजर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस. रेजिस्टेंस वायर क्या करेगा, मेजर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस. सो टू मेटल फिलामेंट आर लोकेटेड टू टू डिफरेंट चैनल्स ऑफ द मेटल ब्लॉक. ये जो मेटल ब्लॉक के अंदर टू डिफरेंट फिलामेंट वायर है, जो हमने मेटल वायर है जो इसके अंदर हमने सेट किए हैं. सो लोकेटेड टू डिफरेंट चैनल्स ऑफ द मेटल ब्लॉक. ओके, सो गैस विद द सोल्यूट्स और विदाउट द सोल्यूट पासेस टू द डिटेक्टर. अब यहाँ पे अगर आपने डायग्राम दिखा है, सो ये एक यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है. ओके, सो कैरियर गैस हमने यहाँ से इसके अंदर पास कर रहे हैं. ओके, एंड टू द इंजेक्शन पॉइंट एंड द कॉलम्स. ओके, तो यहाँ से कैरियर गैस पास हो रही. यहाँ से हमने क्या किया है कि ये जो पोर्ट है यहाँ से हम सैंपल रे पास कर रहे हैं एंड देन इट गोज टुवर्ड्स हियर, यहाँ पे पास हो रहा है. ओके, सो प्लैटिनम वायर विद कनेक्टेड टू द व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क. ओके, सो कैरियर गैस फ्रॉम द कॉलम्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरियर गैस फ्रॉम द कॉलम्स एंड दिस इज द कैरियर गैस टू द इंजेक्शन पॉइंट एंड द कॉलम्स. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमें इतना तो पता है कि इफ्लुएंट फ्रॉम द कॉलम्स, हीटेड मेटल ब्लॉक आउटलेट एंड प्योर कैरियर गैस आउटलेट.
अगर हम यहाँ से प्योर कैरियर गैस पास कर रहे हैं और यहाँ पे जाके यहाँ पे हमने इंजेक्शन ऐड कर लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने इंजेक्शन ऐड कर लिया, इंजेक्शन में सोल्यूट हमने ऐड कर दिया, अब यहाँ पे जाके यहाँ पे चला जाएगा। अब ऐसे ही फ्रॉम दिस देर इज एन ओपनिंग इज देयर, सो यहाँ से आपका कैरियर गैस विद एनालाइट पास होगा और यहाँ पे जाके फिर क्या होगा, हियर इज व्हाट, whenever there is an carrier gas with analyte is get passed into the heated metal body start to heat, okay, तो analyte की वजह से अब यहाँ पे changes हो गए, okay, so in the case of this one we can say gas with the solute with a or without a solute pass the detector, gas क्या होगा कि एक तो solute के साथ और without solute के साथ हम उसमें पास करेंगे, when plain glass pass it does not show any deflection, हम जब इसके अंदर क्या करेंगे, एक प्लेन गैस है जो हम पास कर रहे हैं, it does not show any deflection. When the carrier gas from the injected port it carries a solute, it shows a deflection on resistance. जब इसके अंदर क्या होगा, एक आधा कौन सा भी एक आर्म लो, ठीक है, अगर आप ये आर्म लेंगे और इसके अंदर पास हो रहे हैं तो इसके अंदर क्या एनालाइट है, तो एनालाइट के साथ अगर हम उसमें पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, when carrier gas from the injected port carries a solute it shows deflection on resistance. So change in resistance is directly proportional to the concentration of the amount of the samples. तो एक आर्म हम एज स्टेबल करेंगे, उसके अंदर कैरियर गैस पास कर रहे हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन नहीं दिखने वाला। क्यों नहीं दिखने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम सोल्यूट पास ही नहीं करने वाले हैं। लेकिन दूसरे आर्म पे हम क्या कर रहे हैं कि सोल्यूट के साथ पास कर रहे हैं, तो सोल्यूट के पास हम एक चीज याद रखना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर हम दोनों साइड पे आर्म पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हाट एवर द आर्म्स आर देयर उसके ऊपर यहाँ से ऐसा टेम्परेचर हम पास कर रहे हैं और इसके ऊपर भी हम इधर से इधर टेम्परेचर पास कर रहे हैं, लेकिन ये और इसका टेम्परेचर सेम ही है, एक चीज याद रखना है। लेकिन क्या होगा जब एनालाइट पास होगी तो इनका टेम्परेचर बदलने लगेगा, रेजिस्टेंस चेंज होने लगेगा, रेजिस्टेंस कितना चेंज होने लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ द एनालाइट्स आर देयर दैट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ दिस वन। एनालाइट जितने रहेंगे उतने वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन देंगे, सो दैट इज इन द केस ऑफ दिस वन, ओके। सो here in the case of this one, okay, so uses are there. So thermal conductor detector is usually used for analysis of gaseous mixture, respond all type of organic and inorganic compound, या organic as well as inorganic compound को respond करते हैं which not detected in FID, okay, so H2O2 N2 there the various kinds of things are there which are not responded in the case of flame ionization detector, that can be detected in the case of this thermoconductor detector, does not destroy the samples, so it is a non-destructive technique, यहाँ पे सैंपल का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, लेस सेंसिटिव विद द फ्लूइड आयनाइजेशन डिटेक्टर, सो इसके अंदर क्या होगा, लेस सेंसिटिव टू लेस, इसकी सेंसिटिविटी कम है फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर से, नॉट सुटेबल फॉर द क्वांटिटेटिव वर्क्स, ओके। सो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो इसका प्रीफर हम कम करते हैं, सो दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू बी रिमेंबर इन द केस ऑफ दिस वन, okay, I think you are understanding with this diagram, so that thing is the कैथोमीटर और फिलामेंट हमने अब स्टडी किया, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। देन नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, नेक्स्ट डिटेक्टर आपके पास कौन सा है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। सो द इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिटेक्टर, अब ये जो है ना वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिटेक्टर है फॉर द इन्वायरमेंटल सैंपल्स। अब एक चीज याद रखो, इन्वायरमेंटल सैंपल के स्टडी के लिए कौन सा डिटेक्टर यूज करते हैं, तो दैट कम्स द इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, नेम इटसेल्फ है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उनको क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने लगते हैं। सो बिकॉज दिस डिटेक्टर selectivity detects halogen containing compounds, and you can also use in the case of such as pesticides or polychlorides, biphenyls, that is a PCB. So it is based on the phenomena that electron capture by compound, remember this word, electron capture by compound, जो compound रहते हैं, that is analytes are there that capture the electrons which are having affinity for free electrons, उनको क्या है, affinity for the free electron, mainly in other cases measure of increase in current we studied, हम बाकी के केस में क्या बोलते हैं कि हाँ देयर इज अ करंट बढ़ रहा है तो हम स्टडी करते थे, बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर वी जनरली मेजर डिक्रीज इन करंट। इस टेक्निक में क्या होता है,
करंट बढ़ेगा नहीं, करंट क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा. सो वी आर स्टडी अबाउट द हाउ मच इज द करंट दैट गेट डिक्रीज आउट. कितना करंट क्या होने लगा है, डिक्रीज होने लगा है, वो हम इस टेक्निक में स्टडी करते हैं. सो व्हाट आर द इल्यूट्स कम फ्रॉम द कॉलम्स, जो भी इल्यूट कॉलम से बाहर आने लगे, व्हाट आर द इल्यूट्स कम फ्रॉम द कॉलम इज पास ओवर द सेल हैविंग कैथोड. ओके, दैट इज मेड ऑफ निकल 63 विच कॉजेज द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे जब प्लेन कैरियर गैस पास हो रही थी ना, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली इमिशन होता था. अब अगर हम डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे आपका रेडियो एक्टिव फॉइल है, दैट इज Ni63. जैसे हम इसके ऊपर पास करेंगे ना, तो इट जर्मिनेट द इलेक्ट्रॉन्स, इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है. ओके, सो इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. सो इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज passes towards here and it reach toward the यहाँ पे इंसुलेशन होता था उनका. सो दे आर गैदर्ड टुगेदर. ओके, सो दे आर गैदर्ड टुगेदर. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे रेडियो एक्टिव फॉइल की वजह से क्या हो रहा है कि जैसे कैरियर गैस के ऊपर पास हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होने लगेंगे, और ये स्टेबल रहेगी, कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन जनरेट होते रहेंगे. तो इनके अंदर डिफ्लेक्शन मीन्स दैट कंटिन्यूसली करंट यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूस करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होता रहेगा. ओके, बट अब हमने क्या बोला है कि मेनली इन अदर केस मेजरमेंट ऑफ द इंक्रीज इन द करंट वी स्टडी. करंट इंक्रीज कॉन्स्टेंटली मीन्स करंट स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते रहे, इमिशन होते रहा है, इमिशन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, सो इन द केस ऑफ ईसीडी वी जनरली मेजर डिक्रीज इन करंट. अब वो हमें स्टडी करना है कैसे डिक्रीज होता है. सो व्हाट इफ द इल्यूट कम फ्रॉम द कॉलम इज पास ओवर द सेल हैविंग अ कैथोड. So which causes the emission of the electron by ionization of the carrier gas. So because of the ionization of the carrier gas, it causes the emissions of the electrons. Okay, so in the absence of the अब जब ऑर्गेनिक स्पीसीज ही नहीं उसके अंदर, इन द absence of और सैंपल ही नहीं है स्पेस और कंपाउंड, और कांस्टेंट स्टेडी करंट बिटवीन द एनोड एंड कैथोड. ओके, सो ये जो है इसके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे दैट एनोड इज देयर, दैट इज द कांस्टेंट करंट यहाँ पे है. यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट करंट. व्हाट इज द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज देयर, दैट कंप्लीटली कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहे और हमें कांस्टेंट करंट मिल रहा है. ठीक है, what if the elute come from the column is passed over the cell having a cathode and which causes the emission of the electrons. So absence of organic species compound constant current. लेकिन current decrease कब होगा, mainly however the presence of those organic molecules that tend to capture the electrons. current कब decrease होगा है, that current, here is a current is deflection is there, that current is decreased when क्या जो हमने गैस पास की है उसके साथ एनालाइट है, तो एनालाइट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा, वो जो एनालाइट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा इसके अंदर. और इलेक्ट्रॉन कैप्चर होने की वजह से क्या हो जाएगा, पहले तो ये कंटिन्यूसली यहाँ पे जा रहे थे, लेकिन बाद में क्या होने लगा है कि ये इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रीच नहीं होने वाला है, और उसकी वजह से इट कॉजेज डिफ्लेक्शन. ओके, सो द करंट डिक्रीज मार्केटली, उसकी वजह से क्या होने लगेगा, देयर इज डिक्रीज इन द करंट. ओके, मार्केटली. However, the presence of those organic molecules tend to capture the electron. और वो डिक्रीज क्यों होने लगेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने लगेंगे. सो इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर इज selectively in its response being highly sensitive to molecule. They are the highly sensitive to molecules containing electronegative functional groups, mostly electronegative functional groups such as halogen, peroxide, quinones, and the nitro groups. So nickel causes emission of electron accepted by the molecules of the gas, decrease in the current. Okay, nickel की वजह से emission होने लगा था, which is accepted by the molecules and which causes a decrease in the current. So whole things are there in the case of the electron capture detector. I hope you are getting with this one. Simplest trick इसके अंदर, पहले तो निकल की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिशन होने लगा, उसके बाद हमने विदाउट सैंपल पास किया तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं थे, करंट स्टेबल था. सैंपल के साथ हमने पास किया तो क्या होगा कि सैंपल के साथ पास होने की वजह से दे एक्सेप्ट द व्हाट एवर द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, वो कैप्चर करने लगेगा इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से करंट डिक्रीज होने लगेगा. और कितना डिक्रीज हो गया, दैट वी हैव स्टडी इन द केस ऑफ दिस वन. ओके, सो व्हाट एवर द करंट्स आर देयर, रिडक्शन कितना हो गया वो हम नोट डाउन करते हैं. सो रिडक्शन इन द टेम्परेचर इज नोटेड. सो दे आर सेंसिटिव टू मॉलिक्यूल कंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिव फंक्शन ग्रुप्स. वो क्या होने लगेगा, दे आर sensitive, highly sensitive molecule containing the electronegative groups. So they are insensitive. Sensitive to कौन से electronegative functional groups है उनके ऊपर, and insensitive to the functional groups such as amine, okay, alcohol, hydrocarbons. So they are insensitive to functional groups such as amine, alcohol, hydrocarbons. Okay, an important application of the electron capture detector has been for the detection and determination of the chlorinated insecticides. Okay, so chlorinated insecticide के स्टडी के लिए हम इसका यूज कर डिटर्मिनेशन, मेजर ट्रेस ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स.
सो हम जो बोलते हैं कि पोल्यूटेंट की स्टडी करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं ना, सो दैट यूज मेजर ट्रेस ऑफ द इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट, herbicides, pesticides, everything can be done by this technique. Okay, so this is a non-destructive. It is another one type of flame ionized destructive, but this is also non-destructive method, 10 to 1000 times more sensitive than the flame ionization detector. उससे भी ये बहुत sensitive है. Uh, okay, that is 10 to power. Okay, 10 to power 5 times more sensitive TCD. Means 10 to 1000 means 10 raised to 1 to 10 raised to 3 times ये sensitive है, लेकिन 10 raised to 5 times, 1 lakh times more sensitive than the thermal conductivity detectors. So that is the thing, or that is the kind of the uh, detectors are there. That is the uh, detector, that is electron capture detector. Okay, so move toward the next one. That is the D, that is the thermionic detector. Okay, fourth time is the thermionic detector that we are studied. Okay, so simplest principle. This is the simplest principle. When a solution containing nitrogen or a phosphorus is diluted, आपके पास क्या है, एक solution है, solution containing nitrogen or phosphorus है, it get eluted. The partially combusted nitrogen or phosphorus material are adsorbed onto the surface of the bed. Adsorbent की तरफ वो adsorb होने लगेंगे. So this adsorbed material reduces the work function of the surface. So this adsorbed material क्या करेंगे? Reduces the work function of the surface and emission of the electron is increased. इसके वजह से क्या होने लगा है? Emission of the electron increase, which rise the anode current is recorded. उसके वजह से current बढ़ने लगेगा. Okay, so sensitivity of the detector is about 10 to 12 gram per ml for the phosphorus and 10 to 11 gram per ml for the nitrogens. So that thing, यहाँ पे करंट क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा. Okay, so how it works, working is very important. Here's anode and here is an cathode. So anode is there, then this is a flame. It is, as I told to you, one thing is there. It is similar to one thing you have to be remember that it is similar to flame ionization detector. उसके जैसा ही है. Okay, so it's in the case of this one, here is the entry of the carrier gas, nitrogen carrier gas, that is nitrogen is there. And like here is hydrogen, here is a flame, here is the air. सभी चीजें nearly about same है. Flame ionization detector जैसा है. So detector is sensitive only organic compound. ये स्पेशली जो डिटेक्टर है, ये जो डिटेक्टर इज सेंसिटिव ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन फॉस्फोरस. इसको हम बोलते हैं एनपी डिटेक्टर. हम इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, एनपी डिटेक्टर भी बोलते हैं हम इसको. ठीक है. सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर. इट इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर. इट कंसिस्ट ऑफ अ बेड ऑफ सॉलिड अल्कली मेटल साल्ट प्लेस इन जस्ट 1.25 सेंटीमीटर ऑफ द फ्लेम टिप. यहाँ पे हमने क्या किया है, modification of the flame ionization detector consists of a bed of the solid alkalis metal salt placed in just about 1.2 centimeter of flame. इसके ऊपर हमने क्या किया है, प्लेस किया है. ओके, दैट इज अ cesium bed or rhodium bed. So that bed we have placed over here, sodium alkali metals. Okay, so bed is electrically heated. बेड को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकली हीटेड होता है एडजस्ट बिटवीन द 600 to 800 celsius, एंड द बेड टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लेम. इसको एक तो 600 to 800 celsius की वजह से इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लेम. सो हाइड्रोजन गैस मिक्स विद द एयर इज सेंट थ्रू द फ्लेम टिप असेंबली. ओके, हाइड्रोजन गैस और इसको मिक्स कर लिया हमने और ये यहाँ से ऊपर जाने लगे हैं. ओके, सो हीटर अल्कल हाइड्रोजन गैस मिक्स विद द एयर एंड सेंट थ्रू द टिप ऑफ द असेंबली. ये पूरे मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे. एक चीज़ है which is collected at the anodes and thus produce anionic current. अब इसके साथ ये जो करंट की वजह से इनके साथ डिफ्लेक्शन होने लगेगा. ओके, सो डिफ्लेक्शन कितना है, दैट सिंपली है कि अमाउंट ऑफ एनालाइट्स जो पास हो रहे हैं उसके ऊपर है डिपेंडेंट रहेगा. सो सिंपलेस्ट है कि आपको फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर के जैसे ही है, दैट इज एन एनपी डिटेक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं. ओके, सो दिस thermionic emission detector, also called as NP detector, can be widely used in the analysis of phosphorus containing pesticides. तो phosphorus containing, तो सिर्फ ड्रॉबैक क्या है कि ये दो ही चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ करें. नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर बोलते हैं हम इसको. तो फास्फोरस कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स की स्टडी करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज इन द केस ऑफ दिस काइंड ऑफ थर्मोनिक आयन डिटेक्टर. देन द फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर. So in the case of flame retardant detector, commercial instrument are limited to detect the phosphorus and sulfur. Okay,
सो दैट इज डिटेक्शन फॉर द फास्फोरस एंड सल्फर डिटेक्शन के लिए ही फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर का हम इसमें यूज करते हैं. सो द एनालाइट आर बर्न इन H2 flame, causing electron to move to an extent unstable state. Analytes are burned. Analyte को क्या करते हैं हम? Analytes are burned in H2 flame, causing electron to move to an excited unstable state. तो इसके अंदर हमने H2 है, ठीक है, हीटेड मेटल ब्लॉक से एयर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे फ्लेम है, हीटेड मेटल ब्लॉक है और GC से कॉलम से अंदर और यहाँ पे ओवन से हमने टेम्परेचर किया है. सो एनालाइट आर बर्न इन H2 फ्लेम कॉजिंग द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द एक्साइटेड अनस्टेबल स्टेट. इसकी वजह से क्या होता है कि दैट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट देयर इज एन कन्वर्जन टेक्स प्लेस. ओके, सो दे जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो इट गिव्स आउट द पर्टिकुलर वेवलेंथ. सो इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट. जैसे अनस्टेबल रहेगा तो क्या करने लगेगा, ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेगा. एंड हाउ दे रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, gives out the excess amount of energy. Return to the ground state, they emit a specific wavelength of 526 nanometer for P, phosphorus, and the 394 for the S. Okay, so these wavelengths are monitored by the photo multiplied. Oh, so already we know that photo multiplied is there, multiplication, anode, cathode, all things are there. So amplified and turn into the electric signals. That gives the electric signals. 526, 394. Remember that one. That is here we said the photo multiplied detector. Okay, an amplifier and recorder. So for S sulfur response is non-linear. लेकिन ड्रॉबैक क्या है, सल्फर के लिए रिस्पॉन्स थोड़ा सा नॉन लीनियर है, फॉस्फोरस के लिए लीनियर है, इसके लिए नॉन लीनियर है. सो दैट इज द फ्लेम photometric detector. I hope you are getting this one with this one. That is the flow. Okay, flame photometric detector is there. Okay, then move toward the next one. Okay, so finally that is atomic emission detector. So the strength of atomic emission detector lies in the detector ability to simultaneously determine the elements. Okay, the strength of the atomic emission detector lies in the detector ability. Okay, so atom uska emission hoga. Emission means what? There is another flame. So the strength of the atom emission lies in the detector ability to simultaneously determine the element. It used the microwave energy. The different thing is that microwave cavity. Okay, so micro energy cooling jacket is there, so mirror is there and diffracting, and we get the computer. That is things in the case of this one. So here in the case of this, use the micro energy to excite the helium molecules, carrier gas. So इसके अंदर एक तो helium use कर रहे हैं, molecular carrier gas, which emit radiation, which break down the molecules atoms such as sulfur, nitrogen, phosphorus, arsenic, and okay, lead, etc. So these excited molecules emit the destructive wavelength. So these excited molecule क्या करेंगे, emit the destructive wavelength, which can be separated by gratings and sent to the detectors. Okay, so these excited molecule emit destructive wavelength. ये destructive wavelength emit करेंगे, which can be separated by gratings and sent to detectors. हमने यहाँ पे देखा है mirror, then gratings, और उसके बाद फिर grating to send detector. That is typical photodiode array. यहाँ पे हमने क्या है, photodiode array detector हमने सेट किया है, which produce the electric signals. ये हमें क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें देगा. सो दैट अमाउंट इज देयर, जितना ज़्यादा एक्साइटेड होगा उतना ज़्यादा वो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा. सो दैट इज एन एटॉमिक emission detector. That is a final one. Okay, then there is a temperature zone. Different temperature zones are there in gas chromatography, that we have to, in that column thermostat and own temperature, that we have to be studied. So be careful on this point, very important point. So 3 temperature zones should be adjusted before the gas chromatography separation can be done. So सबसे पहले the injector है, temperature should be such that fast evaporation of the all sample component is achieved. So injector temperature should be such that fast evaporation of the all, जल्दी जल्दी से evaporation होना चाहिए of the samples. Temperature of the injector is always more than that of the columns. Column के ज़्यादा temperature किसका होना चाहिए, injector का होना चाहिए. It depends on the operation modes of the separation. So detector temperature should be kept at same level as to the prevent any solute condensation in the vicinity of the detector body. Okay, detector body के अंदर इसका temperature constant होना चाहिए. That is the temperature zone in the case of the gas chromatography. So temperature control device. How we control temperature? Preheaters. We already know. Pre means before heaters. Convert sample into the vapor form present along with the injecting device. So we use the preheaters. बहुत ज़्यादा heat नहीं करना चाहिए, इसके लिए preheater भी चाहिए. Thermostatically control oven. So
इफ यू वांट टू बी टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए तो ओवन चाहिए, और ओवन कैसा होना चाहिए? थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल ओवन. टेम्परेचर मेंटेन इन द कॉलम इज हाईली essential फॉर द efficient separation. Okay, so there are the two types of operations are there. Operation are of two types, that is isothermal programming. यहाँ पे क्या होता है? Isothermal programming. So this method is generally used for all compounds. ये टेक्निक क्या करते हैं हम? All compound के लिए यूज करते हैं. So linear programming, that this method is efficient for separation of complex mixtures. So this method क्या करते हैं? ये method, this method is efficient for separation of complex. So ISO means same thermal program is method generally used for all compounds. अगर आपके पास all compound study करना है तो isothermal, ISO means same. Linear program means this method efficient separation of complex mixture. Complex mixture में linear means और थोड़ा थोड़ा सा ऐसे temperature बढ़ते जाएगा. Like 5 degree Celsius, बाद में 10, 15, 20. Like this one, there is a rise in the temperature. Linearly rise कर रहे हैं हम. 5 मिनट के बाद इतना, 10 मिनट के बाद इतना. Linear rise in temperature. So that things we have to be maintained. So column 1. So column temperature is an important variable that must be controlled to a few tenth of degree for precious works. So we have to maintain that one. हमें क्या करना पड़ता है कि column temperature maintain करना. So the column is ordinary housed in the thermostat oven. Column हम कहाँ पे set कर रहे हैं? Ordinary housed in a thermostat. एक oven है आपके पास. Suppose this one is an oven. तो उसके अंदर यहाँ से ऐसे ऐसे आपके पास ये है, और यहाँ से आउटलेट है. दिस गो टू द डिटेक्टर. ये डिटेक्टर के पास जा रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है? ये सैंपल इसके अंदर, और यहाँ से आपका कैरियर गैस है. तो यहाँ जो है ना, ये जो है, इसके बाहर का जो है, इसको हम बोलते हैं ओवन. सो दस द कॉलम इज ऑर्डिनरी हाउस्ड. हम इसको हाउस्ड कर रहे हैं इसके अंदर, थर्मोस्टेटिक ओवन. ये ओवन के अंदर इसको हमने हाउस कर दिया. तो सो ऑप्टिमम कॉलम टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल. सो हमें कितना रखना है? ऑप्टिमम कॉलम टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल एंड द डिग्री ऑफ सेपरेशन रिक्वायर्ड. तो हमें ये पूरी चीज़ कब मेंटेन करेंगे कि हमें सबसे पहले तो सब कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, एंड देन द डिग्री ऑफ सेपरेशन हम कितना उसमें सेट कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा. ओके, सो फॉर सैंपल विद अ ब्रॉड रेंज ऑफ, ओके, सो in the case of this one we just erase this one. So for sample with a broad boiling range, sample के पास अब बहुत सारे range है, broad boiling range. It often desirable to employ, okay, it often desirable to employ temperature programming, whereby the column temperature is increased either continuously or in step as the separation proceeds. Okay, for example, with the broad boiling range, it is often desirable to employ a temperature programming whereby the column temperature is increased. हम यहाँ पे क्या करेंगे? column temperature increase करेंगे, and there continuously or step as the separation proceeds. So the oven can be operated in two manners. Oven दो type से होता है, as with isothermal programming or temperature programming. So isothermal programming means what? The temperature of the column is held constant throughout the entire separation, जो हमने अभी बताया था. And optimum column temperature for the isothermal operation is about the middle point of the boiling range. जो exactly middle point है, center point है. However, isothermal programming works best only if the boiling point range of the sample is narrow. अगर वो कम रहेगा ना सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही अच्छा रहेगा, ऑप्टिमम रहेगा, अच्छा रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करेगा. एंड इफ लो आइसोथर्मल कॉलम टेम्परेचर इज यूज्ड, अगर आप क्या कर रहे हैं? इफ लो आइसोथर्मल कॉलम टेम्परेचर इज यूज्ड विद अ वाइड बॉइलिंग पॉइंट रेंज, आपके पास बहुत सारा वाइड पॉइंट बॉइलिंग रेंज है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? लो टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, लो आइसोथर्मल कॉलम टेम्परेचर. देन लो बॉइलिंग फ्रैक्शन एज वेल एज रिजॉल्व बट हाई बॉइलिंग, उससे वजह से क्या हो जाएगा? बॉइलिंग फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन हो जाएगा. लो बॉइलिंग फ्रैक्शंस एज वेल एज रिजॉल्व बट हाई, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं हम, वी कैन सॉल्व दिस वन. बट हाई बॉइलिंग फ्रैक्शंस आर सॉल्व स्लो टू इल्यूट एंड एक्सटेंसिव बॉन्डिंग. लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हाई बॉइलिंग फ्रैक्शंस, जिसका टेम्परेचर कम है वो वाले तो इजीली हम स्टडी कर पाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा? हाई बॉइलिंग फ्रैक्शंस आर स्लो, ये तो स्लो टू इल्यूट, ये तो जल्दी से सेपरेट भी नहीं हो पाएंगे. एंड एक्सटेंसिवली बैंड ब्रॉन्डिंग, ओके, ब्रॉड हो जाएंगे ऐसे पिक्स, बहुत बड़े बड़े साइज के. सो इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, हमने क्या किया? इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड क्लोजर टू द बॉइलिंग पॉइंट, ओके, टेम्परेचर हमने बढ़ा लिया टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हायर बॉइलिंग कंपोनेंट्स, द हायर बॉइलिंग कंपोनेंट इल्यूट एज शार्प पिक्स बट लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट इल्यूट सो क्विकली. लेकिन अब आपने क्या किया है कि अचानक से टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया,
अब ज़्यादा बढ़ने की वजह, जैसे यहाँ पे कम था तो लो टेम्परेचर वाले हम स्टडी कर रहे थे, लेकिन हायर वाले नहीं स्टडी कर पा रहे थे, ठीक है, और कर भी रहे थे तो बॉर्न ब्राइटनिंग हो रहा था। लेकिन अब हमने चेंज कर ली कंडीशन, तो टेम्परेचर इंक्रीज क्लोजर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हायर बॉइलिंग कंपोनेंट्स, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा लिया हायर टेम्परेचर के पास में। ओके, जैसे हाइड्रोकार्बन है आपके पास, ओके, तो उसका टेम्परेचर बहुत 350 के बहुत ऊपर है। ओके, सो द हायर बॉइलिंग कंपोनेंट्स इल्यूट एज शार्प पिक्स, बट लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, इल्यूट सो क्विकली, बहुत ही जल्दी क्विकली, और देयर इज अ नो सेपरेशन, और वो तो जल्दी से सेपरेट भी हो जाएंगे, और उनका सेपरेशन भी जल्दी से अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। सो दैट थिंग इज मेंटेन इन द केस ऑफ दिस वन। तो हमें तो ज़्यादा भी टेम्परेचर नहीं और कम भी, आइसोथर्मल टेम्परेचर रखना है। ओके, सो द इफेक्ट ऑफ द कॉलम टेम्परेचर ऑन द शार्प शेप ऑफ द पिक्स। सो लो आइसोथर्मल टेम्परेचर रहेगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप सिग्नल देखेंगे, तो यहाँ पे पिक्स हम देखेंगे बाद में, ऐसे ऐसे ऐसे, जो लो वाले हैं तो उनको स्टडी मिलेगा, लेकिन जो हाई टेम्परेचर वाले हैं ना उनका पिक साइज से आएगा। ठीक है, अब इस चीज़ में अगर ये जो है ना लो वाले थे तो उसकी वजह से पहले स्टडी कर पा रहे थे। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हाई सुद्रम टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर हमने बहुत ही बढ़ा लिया है, बहुत बढ़ा लिया है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पिक्स हमें ऐसे मिलने लगे हैं। वाई दिस पिक्स आर गेटिंग इन दिस केस, बिकॉज टेम्परेचर इज सो हाई दैट लो थर्मल टेम्परेचर जो रहेगा वो स्टडी प्रॉपरली नहीं होगा और हमें ग्रुप ऑफ पिक्स मिलेगा, और हायर टेम्परेचर वाले हमें सेपरेशन बहुत अच्छी तरह से मिलेगी। लेकिन प्रोग्राम टेम्परेचर लीनियर अगर हम टेम्परेचर रखेंगे, वी सेट द टेम्परेचर्स कांस्टेंट टेम्परेचर लीनियरली, तो हमें लो टेम्परेचर एज वेल एज हायर टेम्परेचर सभी कंपोनेंट्स हम प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे। अदरवाइज वी कीप इट द सेंटर ऑफ द टेम्परेचर, हम सेंटर ऑफ द टेम्परेचर अगर सेट करेंगे तो भी हम प्रॉपरली सब्सटेंस को हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। सो दैट थिंग इज द इफेक्ट ऑफ द कॉलम टेम्परेचर ऑन द शेप ऑफ द पिक्स। आई थिंक यू आर गेटिंग दैट व्हाट आर द शेप्स ऑफ द पिक कैसे चेंज होने वाले हैं। ओके, एंड then there is a recorder and integrators, that is the final thing of the in this one, that is a recorder and integrator. Okay, so recorder used to record the response obtained from the detectors, so whatever the response are there that get detector वो क्या करेगा, record करेगा response obtained from the detectors and amplified retention time can be found out, और उसकी वजह से आपको RT मिलेगा, what is the retention time। और इंटीग्रेटर क्या करेगा, record the individual picks with the retention time, इंटीग्रेटर क्या करेगा, record the individual picks with the retention time and height and the width of the peak area and percent of the area it is, इंटीग्रेटर वो रिकॉर्ड करने का काम करेगा। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द होल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ gas chromatography is there। I hope you are getting with the whole instrumentation part। So I must say thank you very much for your patient listening। uh, wish you very happy learning, stay safe, stay home, thank you uh, very much, thank you very much for the your patience listening।